वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जो हमारे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारा चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, हमारे इंडिया में क्यों हुआ और इससे कैसे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ना। डिसेंट्रलाइजेशन, हर चीज़ का मतलब है ना, उसके नाम से समझो। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? अब इस नाम को हम दो टुकड़ों में बांट सकते हैं, डी एंड सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन हमको पता है क्या होता है। सेंट्रलाइजेशन हम किसको कहते हैं कि भाई एक ही जगह जब सारी पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, एक जगह आ जाती है बीच में, या फिर एक ही इंसान को मिलती है या फिर एक ऑर्गन को मिलती है। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन, अब वो जो सेंट्रलाइजेशन है उसको डिटैच कर देना, हटा देना, डी कर देना, अटैचमेंट, और जब उसमें डी लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिटैच, हटा देना। तो ऐसे ही सेंट्रलाइजेशन को हटा देना, डिसेंट्रलाइज कर देना। तो हमारे इंडिया में आया डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि जब पावर सिर्फ सेंट्रलाइज होती थी, एक या फिर दो गवर्नमेंट के पास होती थी, अब हम उसको डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, यानी कि दो से ज़्यादा गवर्नमेंट में बांट रहे हैं। डिसेंट्रलाइज हो गया बांटना। ठीक है, सो मतलब समझ आ गया सेंट्रलाइजेशन का और डिसेंट्रलाइजेशन का। तो हमारे इंडिया में क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। अब एक्सप्लेन करो इसको कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि जब हम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में से लेकर एक नई टाइप की गवर्नमेंट बनाए, जो होती है थर्ड टाइप की गवर्नमेंट, विलेज लेवल पर और टाउन्स के लेवल पर। अब मुझे एक बात बताओ, मैं गाँव में रहती हूँ, मेरा नाम है वरीशा। ठीक है, अब हमारे गांव में कुछ समस्या है, पानी की समस्या है, वही बिजली की समस्या है, अच्छे से लाइट देते नहीं है, बिजली का बिल उड़ा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी बातों के लिए इतने सारे गांव पड़ते हैं कि स्टेट में इतने सारे शहर पड़ते हैं, तो मैं एक इंसान स्टेट गवर्नमेंट के पास जाऊंगी क्या अकेली उस बात को लेकर? ऐसे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे गाँव के, बहुत सारे शहर के। तो इस प्रॉब्लम ना हो, मतलब बहुत सारे लोग एक ही गवर्नमेंट के पास ना आए, उससे नीचे भी हम एक लेवल बिठा देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से नीचे जो होता है विलेज लेवल, विलेज पंचायत या फिर पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत सभा उसको बोलते हैं, और शहरों में उसको बोल देते हैं म्यूनिसिपैलिटीज़। ठीक है, जिससे कि गांव शहर के लेवल पर भी बेस्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सेटलमेंट हो सके, ताकि हमें स्टेट गवर्नमेंट के पास सीधा सीधा ना जाना पड़े। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर इसकी क्या हुई कि जब हम पावर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक नई टाइप की थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं, बांट देते हैं, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। गाँव के लेवल पर पंचायत, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज शहरों में। ठीक है, अब जो मतलब उनकी पावर है, उनको मतलब उनमें से पावर हमने लेकर जो नई टाइप की गवर्नमेंट है, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, उसको दे दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनसे जो मतलब उनकी पावर है वो छीन ली है, उनसे हमने थोड़ी सी पावर लेकर एक नीचे गवर्नमेंट को दे दी है, दैट इज़ विलेज के मतलब लेवल की गवर्नमेंट या फिर टाउन्स वगैरह के लेवल की गवर्नमेंट। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम दो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर एक नई टाइप की गवर्नमेंट, थर्ड लेवल, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट को दे देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब वाई डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों करना हमें डिसेंट्रलाइजेशन? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हमारे आसपास की लोकेलिटी में ही होता है। अब बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए मैं सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाऊंगी, उसके लिए अगर मैं एक नीचे भी गवर्नमेंट बिठा दूँ तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा छोटी छोटी जगहों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो डिसेंट्रलाइजेशन हम इसलिए करते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा नहीं वो टॉपिक यहीं समझा दूंगी, ये मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ, फिर हम नेक्स्ट पेज पर इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब बेसिक डेफिनेशन मैंने बता दी कि जब पावर दो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर हम एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को देते हैं, तो हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, अब दो टाइप की डिसेंट्रलाइजेशन होती हैं, गाँवों में और शहरों में। गाँवों में इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत सभा, कुछ भी बोल सकते हो, अधिकतर ग्राम पंचायत बोलते हैं। ठीक है, शहरों में इसको म्यूनिसिपैलिटीज़ बोल देते हैं, और उससे भी जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोल देते हैं। अब जो हमारी पंचायत समिति होती है, फिर ग्राम पंचायत होती है, उसके प्रेसिडेंट या फिर हेड कौन होते हैं, पंच या फिर सरपंच। ठीक है, अब ये जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाती है, फिर ब्लॉक, मंडल बनते हैं इसके ही। ठीक है, और फिर ये कहाँ तक चल जाती है, और बड़े लेवल तक बन जाती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ में ही मिक्स हो जाती है। अगर हम शहरों में देखें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं उनके हेड होते हैं हमारे म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और अगर हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन देखें तो उसी हेड को बोला जाता है मेयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने तीनों के हेड्स देख लिए। तो टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन दो टाइप की होती है, गाँवों में और शहरों में। गाँव में इसको बोलते हैं पंचायती राज, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा। जब ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर चल जाती है तो इसको बोलते हैं ब्लॉक या फिर मंडल। अगर हम इसको शहर के लेवल पर देखें, शहर में इसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है छोटा टाउन, छोटा कस्बा, छोटा शहर।
बड़े शहर में इसको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होते हैं उनके हेड कौन होते हैं? म्यूनसिपल चेयरपर्सन। जो मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं उनके हेड होते हैं म्यूनसिपल चेयरपर्सन। और अगर हम देखें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो वहीं ऐसे हेड को बोला जाता है मेयर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर बेसिक सा ओवरव्यू देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन का। क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन करो। तो जब हम दो गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर एक नई लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नया टायर ऑफ गवर्नमेंट बना देते हैं, दैट इज़ मतलब गांव के लेवल पर और शहर के लेवल पर, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। वाई डिसेंट्रलाइजेशन? क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स गांव के या फिर शहर के लेवल पर ही बेस्ट सेटल होती हैं, या फिर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए हम एक छोटे लेवल की गवर्नमेंट बना देते हैं विलेज या फिर शहरों के लेवल पर। बेसिक डेफिनेशन, जब दो टाइप की गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर नई टाइप का जो मतलब हमारी लेवल है उसको दी जाती है, तो उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, गाँवों में और शहर में। अब हम इसको देखते हैं डिटेल में नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हमने प्रीवियस पेज पर डिसेंट्रलाइजेशन का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है और इसकी हमें क्यों नीड पड़ी। सो व्हाई डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन क्यों होना चाहिए, क्यों हमने डिसेंट्रलाइजेशन करा इंडिया के अंदर। सो अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू टू टायर्स, एग्जाम्पल बेल्जियम वर्सेस हरियाणा। ठीक है, तो जो हमारी एक पूरी वास्ट कंट्री है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतनी सारी एथनिक वेरिएशन है लोगों के अंदर, लोग अलग अलग एज के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, उनकी बोली अलग है, उनके मानने वाली चीज़ें अलग हैं। ठीक है, तो इतनी सारी एथनिक वेरिएशंस होने के कारण एक वास्ट कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री इंडिया की सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से नहीं चल सकती। सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से हम हमारी पूरी इंडिया नहीं चला सकते। सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हम चला भी कैसे सकते हैं ना, इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया। जैसे मैंने बताया था, जब हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था हमारे पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर, तो वहाँ पर हमने बेल्जियम देखा था और हमने वहाँ पर बेल्जियम को हरियाणा से कंपेयर किया था। अब बेल्जियम क्या है? यूरोप की एक कंट्री है। और इंडिया क्या है? इंडिया भी एक कंट्री है, लेकिन हम बेल्जियम को इंडिया से कंपेयर नहीं कर रहे कंट्री को, हम बेल्जियम को कंपेयर करते हैं हरियाणा से, जो कि इंडिया की एक स्टेट है। ठीक है, जब जाकर इंडिया की स्टेट होने के कारण हरियाणा जब भी बेल्जियम से पॉपुलेशन में भी और एरिया वाइज भी ज़्यादा है, तो आप सोच सकते हो कि हमारी कंट्री की जो स्टेट्स हैं वो अपने आप में कितनी इंटरनली डाइवर्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी हैं, कि वो एक कंट्री से भी ज़्यादा बड़ी है। हमारी इंडिया की एक स्टेट एक कंट्री से भी ज़्यादा बड़ी है, यूरोप की, पॉपुलेशन में भी और साइज में भी, राइट। तो एक कंट्री, इंडिया की तरह कंट्री जो इतनी बड़ी है, वो सिर्फ दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हैंडल नहीं हो सकती। वहाँ पर हमें एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, जिसको हम बोल देते हैं लोकल गवर्नमेंट। सो रिजल्टेड इन थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट और नेमली लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, तो फिर रिजल्ट में क्या निकल कर आता है? एक हमें चाहिए लोकल गवर्नमेंट, यानी कि हमें चाहिए ही होगी, क्योंकि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट से हमारी इंडिया नहीं चल सकती। सो रिजल्टेड इन थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड एज लोकल गवर्नमेंट, राइट। अब इसके एक बेसिक डेफिनेशन देखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एक नए लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो कि लोकल गवर्नमेंट होती है उसको दी जाए, अच्छे से फेडरेशन या फिर अच्छे से फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, उसको पावर को लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन पावर का एक जगह होना और डिसेंट्रलाइजेशन करना यानी कि उसको हटा देना, सेंट्रलाइजेशन को हटा देना, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सो व्हेन पावर is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization। ये सीधी की सीधी डेफिनेशन आप बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हो अगर आपको आंसर फॉर्मेशन स्किल्स नहीं आ सकती। आंसर फॉर्मेशन स्किल्स के लिए मेरे मतलब YouTube चैनल पर मैं अलग से वीडियो लाने वाली हूँ आगे, कि आप अपनी आंसर फॉर्मेशन स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकते हो, कैसे आपको आंसर रटने भी नहीं पड़ेंगे, आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके अंदर भी वो स्किल नहीं है, आपको थोड़ा बहुत हिचकिचाहट होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, तो अभी आप NCERT की डेफिनेशन है उसको लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे 90-95% रटे रटाई डेफिनेशन लिख कर भी ले आते हैं। ठीक है, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये डेफिनेशन आप सीधी की सीधी हमारे जो है बोर्ड एग्जाम्स में लिख सकते हो। अगर आपको आंसर्स बनाने आ सकते हैं तो खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, सो सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सेटल्ड एट लोकल गवर्नमेंट। अब हमें क्यों चाहिए लोकल गवर्नमेंट? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि लोकली यानी कि गाँव या फिर शहरों के लेवल पर ही बेस्ट में सेटलमेंट हो जाता है उनका, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है।
पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटी, और लोगों को अपनी लोकेलिटी में आसपास बेटर नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, तो उन्हें किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, फिर उसका बहुत ज़्यादा हल्ला मचाने की ज़रूरत नहीं है। पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, और जब लोकल गवर्नमेंट आ जाती है तो लोग एक तरह से लोकल गवर्नमेंट से बात कर डिसीजन मेकिंग में आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लोकल गवर्नमेंट है वो उनसे पूछती है कि आपको मतलब वो कैसा एक तरह से सॉल्यूशन चाहिए, कैसे हम यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, तो लोग भी अपना वहाँ पर डिसीजन देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा वे है अगर हम लोकल गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी बिठा देते हैं। तो नाउ इट्स नीड इज़ रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बस कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। लोकल गवर्नमेंट का जिक्र यानी कि कहा भी गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है, इसको पहचाना गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सो ये हमारा मतलब पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक मुद्दा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ है कि डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए और लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेजेस एंड टाउन्स, और जब से बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं पावर को डिसेंट्रलाइज करने के, कहाँ पर, विलेजेस में और टाउन्स में। अब हम देखते हैं कि पहले 1992 से पहले पावर कैसे डिसेंट्रलाइज होती थी, और फिर आफ्टर 1992 कुछ अमेंडमेंट और कुछ चेंज आए। सो पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ वर सेटअप बट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो 1992 से पहले स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी, लोकल गवर्नमेंट थी, म्यूनिसिपैलिटीज़ भी थी, ग्राम पंचायत भी थी, ग्राम सभा भी थी, लेकिन वहाँ पर क्या होता था, वो बिल्कुल सबॉर्डिनेट होती थी इसके स्टेट गवर्नमेंट के, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट कहती थी उन्हें वो करना पड़ता था, या फिर वो पूरी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। लेकिन 1992 के बाद क्या अमेंडमेंट होती है, नाउ देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द पावर ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, जबकि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसको एडमिनिस्टर करती है, देखती है, उसको पैसा देती है चलाने के लिए गांव शहर वगैरह, लेकिन फिर भी ज़्यादा अब रिस्ट्रिक्शंस लोकल गवर्नमेंट पर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ज़्यादा कॉन्स्ट्रेंट दबाव वगैरह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक सी चीज़ देख ली, हमारा क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब 1992 के बाद कौन कौन से और चेंजेस आए उनको हम पढ़ने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज। सो अब 1992 के बाद डिसेंट्रलाइजेशन में क्या चेंज आता है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे बदलता है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं। सो इन 1992 अ बिग चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, बहुत ही बड़ा चेंज आता है डिसेंट्रलाइजेशन की हिस्ट्री में। जैसा कि पहले हमने देखा तो जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको इतनी पावर नहीं दी जाती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट से सब ऑर्डिनेट हुआ करती थी, या फिर उसको मतलब अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट की सुननी पड़ती थी। लेकिन 1992 के बाद बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे अमेंडमेंट आई, बहुत सारे फीचर्स आए डिसेंट्रलाइजेशन के जो हम पढ़ने वाले हैं। सो द फर्स्ट चेंज इज नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। तो जो ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनमें अब ये मैंडेटरी है, यानी कि ज़रूरी है कि रेगुलर इलेक्शंस हो। रेगुलर यानी कि 5 या फिर जितने भी सालों में इलेक्शंस होते हैं लोकल गवर्नमेंट में, रेगुलर इलेक्शंस हो, किसमें, लोकल गवर्नमेंट में। ये मैंडेटरी यानी कि बहुत ज़्यादा सख्त कानून बना दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कभी इलेक्शंस हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज, ग्राम सभा गाँव में, म्यूनिसिपैलिटीज़ शहरों में, ठीक है, तो इनमें अब रेगुलर इलेक्शंस होंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी यानी कि इंपॉर्टेंट बना दिया गया है, ठीक है, टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। सेकेंड चेंज जो 1992 के बाद आया है वो है सीट्स आर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द SC, ST एंड OBC। अब सीट्स रिजर्व हैं, किस किस की है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। SC, ST एंड OBC। SC होते हैं शेड्यूल कास्ट, ST होते हैं शेड्यूल ट्राइब एंड OBC होती है अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है। तो ये जो तीनों कास्ट या फिर तीनों ग्रुप्स या फिर तीनों एक तरह से सेक्शंस है सोसाइटी के, इन्हें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में कम दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो अधिकतर आप कभी भी किसी एग्ज़ाम में देखोगे, किसी जॉब वैकेंसी में देखोगे, तो अधिकतर इनको रिजर्व सीट्स मिलती हैं ताकि इनकी सीट्स को कोई जनरल वाला ले ना जाए, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं रिजर्व सीट मिलती है SC, ST एंड OBC वालों को, ठीक है। तो सीट्स इनके लिए रिजर्व होती हैं किसमें, इलेक्टेड बॉडीज़ में, और इन विलेज पंचायत जो मतलब एक तरह से गांव के प्रधान वगैरह होते हैं, इनमें भी इनको सीट्स रिजर्व मिलती हैं, SC, ST एंड OBC। समझ आया। इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ, जो भी हमारी नई प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो भी ST यानी कि शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि शेड्यूल ट्राइब वाले भी आगे आ रहे हैं, राइट। तो SC, ST एंड OBC में क्या है, ये जो सीट्स हैं इनके लिए रिजर्व की गई हैं ताकि इन्हें भी इक्वल शेयर मिल सके हमारे इंडिया के सीट्स या फिर एक तरह से पावर शेयरिंग गवर्नमेंट बॉडीज़ में। थर्ड जो एक तरह से चेंज अमेंडमेंट लाया गया है हमारे 1992 के बाद वो है एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन।
1/3 यानी कि 1/3 पोजीशंस वुमेन्स के लिए हैं। अगर कोई वुमेन यानी कि कोई महिला बनना चाहती है गांव के प्रधान वगैरह, फिर किसी भी उस चीज़ में उठना चाहती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हेड बनना चाहती है, मेयर बनना चाहती हैं, तो वो बन सकती है, क्योंकि 1/3 सीट्स ओनली वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। क्योंकि आप देखो हमारी सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल सोसाइटी रहती है, ये शुरुआत से ही वुमेन्स को इतना ज़्यादा एक तरह से दिया नहीं जाता है फेवर, या फिर उनको इन चीज़ों में नहीं खड़ा किया जाता है। अधिकतर होता भी ऐसा है, अगर आप गाँव में जाओगे तो अगर कोई वुमेन प्रधान वगैरह बन भी जाती है, फिर इस चीज़ में आ भी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड या फिर फादर जो होते हैं वो उनकी पावर पर रूल करते हैं। वो मतलब नाम वुमेन का होता है और वही उनकी पावर पर रूल करते हैं या फिर पूरे गाँव को चलाते हैं। ठीक है, तो कभी ना अभी भी कहीं ना कहीं गाँव में ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट तो अच्छा कर रही है कि 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर रही है। ठीक है, क्योंकि वुमेन्स को पहले से इतना अच्छा शेयर नहीं मिला और होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकवर्ड चीज़, ये बैकवर्ड चीज़ तो नहीं, यानी कि हमारी सोसाइटी में इसको माना जाता है, बहुत ज़्यादा पिछड़ गई हैं वुमेन्स इसी वजह से। तो अब क्या है, एटलीस्ट 1/3 पोजीशन जो है वुमेन्स को दी गई हैं, किसमें जो हमारे मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ हैं। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या है, ये एक ऐसी इंडिपेंडेंट कमीशन बॉडी है जो कि इलेक्शंस कंडक्ट कराती है स्टेट के अंदर, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्यों है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों से अलग है। यहाँ पर किसी की नहीं चलने वाली कि भाई हमें वोट दो या फिर कुछ करप्शन वगैरह कर चलाओ, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ही एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स, और हर स्टेट में अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, लगाया गया है, जिससे कि हर मतलब रेगुलर इलेक्शंस हो सके पंचायत के और म्यूनसिपैलिटीज़ के। ठीक है, सो हैज़ बिन क्रिएटेड इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनसिपल इलेक्शंस। 5th जो अमेंडमेंट चेंज किया गया है हमारे पंचायत या फिर डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम में, वो है The state government are required to share some powers and revenue with local government bodies. Nature of sharing varies from state to state. अब जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे मैंने बताया कि वो पहले पावर को शेयर नहीं करती थी। अगर लोकल गवर्नमेंट होती भी थी तो उन पर अपनी चलाती थी, वो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से सबऑर्डिनेट हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वायर या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर मैंडेटरी कर दिया गया है कि उसे कुछ ना कुछ पावर और मतलब रेवेन्यू यानी कि जितना भी पैसे वगैरह का सिस्टम आता है, ठीक है, उसको शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, एंड बॉडीज नेचर ऑफ शेयरिंग वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अब प्रधान के पास कितना पैसा आता है, लोकल गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आता है, ये वेराई करता है स्टेट टू स्टेट, यानी कि डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। समझ लो, अगर एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो आपने को पता है कि उत्तर प्रदेश में कितनी सारी कमियां हैं। अगर आप देखोगे कमियां नहीं सिर्फ मतलब बहुत सारी चीज़ें भी हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत डेवलपमेंट की कमी है। ठीक है, अगर आप देखो तो फिर उत्तर प्रदेश में एजुकेशन भी अच्छी खासी नहीं है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलस एक तरह से स्टेट है हमारे इंडिया की उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो रेवेन्यू होगा लोकल गवर्नमेंट का वो ज़्यादा होगा, कहीं ना कहीं इनको जो पैसे हैं, जो पावर है वो ज़्यादा मिलेगी। अगर आप सिक्किम या फिर बहुत छोटे छोटे स्टेट जैसे कि गोवा इधर चल जाते हो तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी कम होता है और लोकल गवर्नमेंट की पावर भी कम होती है। डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन साइज़ और वहाँ की कंडीशंस क्या है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है उनका रेवेन्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में हमने नए स्टेप्स देखे जो 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में किए गए हैं। अब मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि लोकल गवर्नमेंट भी 2 टाइप्स की होती हैं, जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ जो बड़े शहरों में, छोटे बड़े शहरों में क्या होती है, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। अगर हम गांव में जाएं तो क्या होती है, विलेज पंचायत, ग्राम सभा। अब उसको इन दोनों जो फॉर्म्स है गवर्नमेंट की, लोकल गवर्नमेंट की, इनको डिटेल में पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। तो अभी हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके हम 2 और फॉर्म्स पढ़ लेते हैं, या फिर 2 लेवल पढ़ लेते हैं, या फिर मतलब 2 पार्ट पढ़ लेते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो कहाँ कहाँ कैसे बोली जाती है। सो पहली लोकल गवर्नमेंट होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, और दूसरी लोकल गवर्नमेंट होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, नाम से पता चल रहा होगा। रूरल एंड अर्बन, रूरल होता है गांव में और अर्बन होता है शहर में। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट यानी कि वो लोकल गवर्नमेंट जो गांव में अवेलेबल होती है, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो कि शहर में अवेलेबल होती है। ठीक है, सो रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर अर्बन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन क्या निकलता है वो देखेंगे, फिर अभी भी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हम वो देखने वाले हैं, राइट। और ये यहाँ पर जो मैंने लिखा है ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स हैं अभी भी जो हमारी इंडिया में चल रही हैं लोकल गवर्नमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट पंचायती राज या फिर ग्राम पंचायत इसको बोलते हैं गांव में,
काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, और जो उनका प्रेसिडेंट होता है उनको बोलते हैं सरपंच, ठीक है। तो एक ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है, उसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, जो वहाँ पर मेंबर्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, उनको बोलते हैं पंच, और जो प्रेसिडेंट है उनको बोलते हैं सरपंच या फिर प्रेसिडेंट। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट विलेज। और ये जो हमारी ग्राम पंचायत ग्राम सभा है, इसको कौन इलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन से जो ग्राम सभा ग्राम पंचायत एक खड़ी होती है, इसको कौन इलेक्ट करते हैं, सारे अडल्ट पॉपुलेशन जो भी उस गाँव में है। अब अडल्ट पॉपुलेशन यानी बूढ़े पॉपुलेशन नहीं, यानी कि जो बूढ़े लोग हैं उनको बात नहीं हो रही है यहाँ पर। अडल्ट पॉपुलेशन मतलब जो भी मेजर हैं, यानी माइनर नहीं, 18+ जो लोग हैं वो यहाँ पर वोट देकर ग्राम पंचायत या फिर जो हमारी ग्राम सभा है उसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। जो भी वोटर्स होते हैं विलेज में, जो भी वोट करते हैं इसके लिए, उसे इनके मेंबर्स बोला जाता है। इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इसको कम से कम 2-3 साल, मतलब 1 साल के अंदर 2-3 बार मीटिंग करनी होती है, मीट करना होता है, ठीक है। किस चीज़ के लिए, एनुअल बजट गांव का देखने के लिए कि भाई इतना पैसा गवर्नमेंट हमें भेज रही है, ऊपर से हमें गांव में से किधर किधर इन्वेस्ट करना है, गांव में एजुकेशन सेक्टर में कितना इन्वेस्ट करना है, स्कूल्स कितने अच्छे करने हैं, रोड्स कितने अच्छे करने हैं, उस चीज़ में ध्यान दे देता है, एनुअल बजट देखा जाता है। एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस, और पूरा परफॉर्मेंस देखा जाता है, कैसे कैसे काम चल रहा है ग्राम पंचायत में, ठीक है। स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये स्ट्रक्चर यहीं पर नहीं रुक जाता, ये सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनता चला जाता है। पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। अब ये जो ग्राम सभा या फिर पंचायत है, ये एक गांव की होती है। जब बहुत सारे गांव मिलकर उस एरिया के बनते हैं तो उसको ब्लॉक या फिर मंडल बोलते हैं, या फिर पंचायत समिति, ठीक है। अब ये जो ब्लॉक या फिर मंडल है, ये जाता है ज़िला, यानी पूरी डिस्ट्रिक्ट तक जाता है। ज़िला होता है डिस्ट्रिक्ट हिंदी में, ठीक है। तो जो पूरी डिस्ट्रिक्ट है फिर वो बन जाता है, जो मतलब मंडल्स हैं वो सारे, बहुत सारे मंडल्स आते हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट में, और फिर वो बनाते हैं ज़िला परिषद। और ज़िला परिषद के हेड कौन होते हैं, ज़िला परिषद चेयरपर्सन। चेयरपर्सन कौन होगा, ज़िला परिषद चेयरपर्सन, इजी, ठीक है। अभी जो ज़िला परिषद है कैसे इलेक्ट किया जाता है, तो इलेक्ट किया जाता है, हाँ मतलब इसको इलेक्ट किया जाता है, तुमने देख लिया। और इसमें कौन कौन मेंबर्स होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, और कुछ जो वो जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस डिस्ट्रिक्ट की मतलब ज़िला परिषद है या फिर मंडल ज़िला परिषद है मतलब, ठीक है। तो उस डिस्ट्रिक्ट में जो सारे एक तरह से MLAs हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं, और लोकसभा के लोग इसके मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया क्या, हमारे विलेज लेवल की जो गवर्नमेंट है, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। सो म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन्स। टाउन्स में होती है म्यूनिसिपैलिटीज़, यानी कस्बे या फिर छोटे शहरों में कह सकते हो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं। बड़े शहरों में होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अब याद कैसे रखें कि छोटे शहरों में क्या है, बड़े शहरों में क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, म्यूनिसिपैलिटीज़ छोटा वर्ड है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा वर्ड है। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ छोटे टाउन में होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े शहरों में होती है। म्यूनिसिपैलिटीज़ ईजी सा नाम है, छोटे शहर में हो गई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये बहुत बड़ा सा नाम है, हैवी सा नाम है, तो बड़े बड़े सिटीज़ के लिए हो गया, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज़ कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। इसको कंट्रोल किया जाता है जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, जिनमें लोगों का पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो मतलब चेयरपर्सन होता है वो होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और जो मतलब जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके चेयरपर्सन या फिर हेड कौन होते हैं, मेयर, ठीक है। सो म्यूनिसिपैलिटीज़ छोटे टाउन्स में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़े टाउन में। म्यूनिसिपैलिटीज़ के जो हेड हैं वो कौन हुए, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, ठीक है। और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उनके हेड कौन हुए, मेयर, राइट। अब यहाँ पर हमने पढ़ लिया रूरल गवर्नमेंट, लोकल मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ये हमने हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट जो आता है डिसेंट्रलाइजेशन वाला, लेकिन अब थोड़ा सा इसका कंक्लूजन बचता है, ठीक है, तो हम वो देखते हैं। सो दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। तो जो हमारा न्यू सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, जो हमने स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी एक गवर्नमेंट बिठाई है लोकल गवर्नमेंट में, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, फिर लार्जेस्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी के अंदर। नाउ 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन लोकल गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री। पूरे कंट्री में जितने भी अब तक लोकल गवर्नमेंट है उनकी 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये जो नंबर है किसी किसी कंट्री की तो पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बड़ा है, यानी किसी कंट्री की पॉपुलेशन 20-30 लाख है, और हमारी कंट्री में लोकल गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ही अकेले 36 लाख हैं, ठीक है।
सो दिस नंबर इज़ बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। तो बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। हम स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और गवर्नमेंट बिठा रहे हैं, दैट इज़ लोकल गवर्नमेंट। बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन अब यहाँ पर इसके कुछ डिमेरिट्स भी आते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं इससे रिलेटेड। अब इसको देखते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है, देखो हर गवर्नमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, मोनार्की हो, थियोक्रेसी हो, ओलिगार्ची हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर उसमें मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए सालों में, कुछ 1-2 साल तो लगता ही है, या फिर मतलब 5-10 साल भी लेकर चलो। लेकिन हमारे इंडिया में होता है ना ये कि मतलब कभी कभी बहुत ही लंबा टाइम खिंच जाता है। प्रॉब्लम्स अब भी हैं, करप्शन अब भी है। प्रॉब्लम्स क्या, पहले उन्हें देख लेते हैं। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट ट्रांसफर्ड पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स इतनी पक्की हैं या फिर इतनी टफ है या फिर इतनी र्यूड टाइप है कि उन्होंने अब तक जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको पावर ट्रांसफ़र नहीं करी है। अब भी उन पर वो दबाव बना के रखते हैं। लोकल गवर्नमेंट गांव के प्रधान वगैरह को इतनी ज़्यादा अच्छी वो नहीं मिलती। नोर हैव गिवन इक्वल रिसोर्सेज। हम कह तो रहे हैं भाई कि इन्हें अच्छी पावर मिल रही है, अच्छा इनका मतलब सबॉर्डिनेट नहीं है, लेकिन ये असली में जो प्रैक्टिस है ना, मैंने बताया कि एसएसटी में, सोशल साइंस में, पॉलिटिक्स में यही चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है और उसको प्रैक्टिस कराना, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, पेपर पर लिखा और उसको प्रैक्टिस कराना, इम्प्लीमेंट कराना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं। इम्प्लीमेंटेशन और एक चीज़ लिख कर रख देना, यहाँ पर भी वही हो रहा है। अभी भी उन्हें इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। ठीक है, अच्छे से पावर शेयर नहीं हुई है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो अभी भी हमारी इंडिया बहुत ज़्यादा पीछे है। हमें अब तक सेल्फ गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का आइडियल नहीं पता चला। हमें ये नहीं पता लोकल गवर्नमेंट बनती क्यों है, सेल्फ गवर्नमेंट होती क्या है। ठीक है, तो हम बस ऐसे ही बना दे रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा टॉपिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का फेडरलिज्म भी साथ ही साथ कंप्लीट हो जाता है। राइट, तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग समझ आ चुकी होगी। अगर आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल लर्निंग विद वरीशा को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो पसंद ना आया हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट हो जाता है और अगले वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, ये इस बार के सिलेबस यानी जो आपका सेशन है 2022 से 2023 के सेशन में रिलेटेड है। तो आपका चैप्टर नहीं आ रहा और आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 4 जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो अगले वीडियो में, अगले सीरीज से हम ये चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ चुका होगा, एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग पता चल गई होगी फेडरलिज्म होता क्या है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।